वही शख्स यहां से इजराइल गया जिसे आपने भेजा है, और गाजे बाजे के साथ गया। यहां से 5-7 टीवी क्रू गए और वहां लाइव, वो भी बेगाना ऐसे घूम घूम के कह रहा था, मोदी माई ब्रदर, माई ब्रदर। लग रहा था दोनों कुंभ में बिछड़ गए थे, अब मिले हैं। और मैसेज कैसे दिया जाता है? बिना शब्दों के भी दिया जाता है। पैंट घुटनों तक चढ़ा करके दोनों समुद्र में ऐसे बात कर रहे थे, जिससे पूछ रहे थे कि नानी कैसी हैं, चाची कैसी हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा, ये बात मैं सार्वजनिक तौर पे इसलिए कह रहा हूं कि इसमें कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट नहीं लगा हुआ। हमेशा ध्यान रखिए, स्ट्रक्चर्ड बातचीत जब दो बड़े नेताओं में होती है तो वो राष्ट्रपति भवन में होती है, वो किसी प्राइम मिनिस्टर के घर पे होती है। उन बातों को आप सब रिकॉर्ड पे जाती है। जो बातें रिकॉर्ड पे नहीं लानी होती वो समुद्र में खड़े होकर करते हैं। और दोनों ने बहुत कुछ किया, उसका अंजाम भी देख लिया आपने। लेकिन मजे की बात यह है, जो असल मसले की चीज है, जब वो वहां से लौटा तो पूरे गल्फ के खबर अखबार पढ़िए, पूरे उस इस्लामिक वर्ल्ड के अखबार पढ़िए। उन अखबारों ने क्या बात लिखी, यह महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि जो लोग आपको बहुत समय से डरा रहे होते हैं, जिनका डर आपको लगने लगता है, यकायक सच में किसी दिन उससे बड़ा उनके सामने डर खड़ा हो जाए तो लोग हंसने लगते हैं, भाई क्यों डरा रहे हो हमें। ऐसा ही कुछ लोगों के साथ हुआ। आपके यहां तो हुआ ही हुआ। बाहर क्या हुआ? सारे गल्फ के न्यूज़पेपर ने, अरब वर्ल्ड ने जो अखबार लिखे, उन अखबारों ने लिखा कि पिछले 60 सालों से अरब इजराइल का झगड़ा चल रहा है। अगर दुनिया में कोई लीडर हमारी मध्यस्थता कर सकता है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। आपको लगता है? यकायक क्या हुआ भाई? ये नरेंद्र मोदी अब इजराइल और अरब के संबंध भी ठीक कर रहा है। ये बेचारा जिसे अल्लाह ने भेजा है, ये मुसलमानों में जो गैर इस्लामिक काम कर रहे हैं वो भी ठीक कर रहा है, क्योंकि इस काम के लिए तो वोट दिया नहीं था। जिन्होंने उसको बिल्कुल वोट नहीं दिया था कि वो ये काम ना करे, आपने वोट दिया था, वो उनका काम कर रहा है और लगातार कर रहा है। और इतना काम करने लगा है कि वो अब कह रहे हैं अब हमें हमारे काम मत करो भाई, हमें बड़ी तकलीफ हो रही है। तो जब भारत आए वो, तो भारत आने के बाद आप सब लोगों को, दिल्ली में एक जगह है जिसे कहते हैं 3 मूर्ति, सुना होगा आपने। विजनरी प्रधानमंत्री वहीं रहते थे, क्योंकि वहीं से आखिरी अंग्रेज, और उस इस अंदाज में बनी हुई है 3 मूर्ति, कभी जाके देखें कि वहां से राष्ट्रपति भवन नजर आता है सीधा। उस 3 मूर्ति पे 3 मूर्तियां लगी हुई हैं। उसमें 3 अलग अलग जो कैवलरीज थी हमारी, उनकी मूर्तियां लगी हैं। जो भी जाता है, 3 मूर्ति गए थे, 3 मूर्ति देखी थी, किसी को आज तक पता नहीं है 3 मूर्ति है क्या। दुख की बात यह है, हमसे पहले, हमारे यहां कुछ होने से पहले, इजराइल का एक शहर है हाफिया, वो ऑटोनोम एम्पायर के अंदर था, उनके कब्जे में था। भारत की ये 3 कैवलरीज वहां गई उस दौर में और उस शहर को आजाद कराया। और फिर इजराइल बना, आप सबको पता है। उस हाफिया शहर की म्युनिसिपैलिटी ने एक प्रस्ताव पारित किया और यह कहा कि ये तीनों सेनाओं के अंग थे जो भारत की हैं तीनों, इन तीनों के शौर्य की कहानी हमारे स्कूल की किताबों में पढ़ाई जाएगी। इजराइल ने अपना काम बहुत पहले कर दिया था, लेकिन कुछ लोग हमारे यहां ये बात अपने देश में बताने से डरते थे
कि कहीं शांति प्रिय धर्म के लोग भड़क ना जाएं। लेकिन आपके आदमी ने जो काम किया वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैसेज ऐसे ही दिए जाते हैं, सत्ताएं ऐसे ही चलती हैं। जब आप राष्ट्र को ध्यान में रखते हैं तो कुछ लोगों की चिंता नहीं करनी चाहिए। 3 मूर्ति के मैं अपने भाई को वापस बुलाया, अब तुम आ जाओ, और उसे खूब घुमाया, और आखिर में उस 3 मूर्ति का नाम का दोबारा से नामकरण किया गया, और अब उसका नाम हो गया है 3 मूर्ति हाइफा चौक। जिनके पेट में दर्द था, जो उसके जाने पे सवाल उठा रहे थे कि वहां जा रहे हो तो फ़लस्तीन भी जाना, हमारा भी ख्याल कर लेना। उसने कहा फ़लस्तीन जाऊं ना जाऊं बात अलग है, पहले वहीं जाऊंगा जहां मेरा काम है। तो जब आपने हाइफा चौक रखा तो सारे बच्चे दिल्ली के 3 मूर्ति चौक में जाके पढ़ते हैं, और फिर उनको पता चलता है इजराइल क्या है और हमारे संबंध क्या हैं, और इजराइल कौन है और किन गुजरातियों ने उनको सबसे पहले अपने यहाँ शरण दी थी। वो पूरी कहानी पता चलती है, और फिर जब वो पता करते हैं तो उनको यह भी पता चलता है कि सन 71 का युद्ध, जिसमें 2 लोग थे, पूरा देश जानता है वो हीरो कौन थे। एक का नाम था जनरल जैकब और दूसरे का नाम था सैम मानेकशॉ। एक यहूदी था और एक पारसी था। इस देश ने उनका धर्म नहीं पूछा, मजहब नहीं पूछा। इस देश ने उनको सर पे बिठाया, सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा। लेकिन इस देश में एक माइनॉरिटी है, 35 करोड़ बताते हैं, उनको डर लगता है। 2.5% सिखों को डर नहीं लगा, 50,000 पारसियों को डर नहीं लगा, यहूदियों को डर नहीं लगा, और उन्हें ने किसी काम से इस देश ने नहीं रोका। लेकिन 35 करोड़ लोगों को, एक साहब को 2015 में डर लगा था, वो बीबी के साथ जाना चाहते थे, गए नहीं। फिर एक साहब को अभी डर लगा है। मैं कहता हूं अगर ये डर लग रहा है तो ये डर अच्छा है। कुछ डर लोगों की हड्डियों के अंदर चले जाने चाहिए, और 500 साल तक यह डर रहना चाहिए कि अगर इस देश की सनातन संस्कृति के साथ जो भी कुछ तुमने किया है, इस देश के हजारों मंदिरों को तुमने तोड़ा है, तुम मंदिर तोड़ने वालों के साथ खड़े हो, भारत के साथ नहीं खड़े हो। तो तुम्हें अगर डर लगता है तो कई हजार साल तक लगना चाहिए, और जो डराने में सक्षम है उसे आप गद्दी पे बिठाते रहिए। लिहाजा 5 अगस्त और 6 अगस्त को भारत के नागरिक अगर इस बात से खुश हैं कि देश में सब कुछ ठीक हो गया है, असली चुनौती आपकी 6 अगस्त के बाद शुरू हुई है। जिन्होंने 1000 साल में नहीं सोचा था कि हमारी बनी बनाई पिछले 1000 साल का डर और सत्ता चली जाएगी, वो पूरी ताकत के साथ इस देश में पलटवार करेंगे, उसकी तैयारी जारी है। इस देश को गृह युद्ध की तरफ ढकेलने की तैयारी है। सेकुलरिज्म के नाम पे है, मुसलमान के नाम पे है, मजलूम के नाम पे है, विक्टिम के कार्ड पे है, जय भीम जय मीम के नाम पर बहुत सारी तैयारी की जा रही है। आपको ज्यादा अलर्ट रहना है। इसलिए छोटी घटना बड़ी होने वाली है, और बड़ी बड़ी घटनाओं पे चर्चा ना हो, इसके लिए भी तैयारी की गई है। और यह युद्ध साइकोलॉजिकल युद्ध होगा। इसलिए मस्जिदों से हथियार मिलते हैं तो उसकी खबर नहीं बनने दी जानी चाहिए। इसलिए सेकुलरिज्म का भूत हिंदुओं को इतना चढ़ा दो कि ये सच बात कहने से डरे। इसलिए आपको ज्यादा अलर्ट होना है। गुजरात की माओ बहनों से मेरी एक दरखास्त है, गुजरात भी इससे ग्रस्त है। कई लोगों ने मुझसे आके इस बात के बारे में चिंता जाहिर की है। किसी एजेंडे के तहत
जो काम बॉलीवुड ने शुरू किया था, जिस एजेंडे के तहत गुलशन कुमार की हत्या हुई थी, जिस एजेंडे के तहत हिंदुस्तान की फिल्मों से मंदिर भजन गायब हुए और मौला रे मौला शुरू हो गया, जिस एजेंडे के तहत हर कैरेक्टर में लड़की हिंदू है और लड़का मुसलमान है, हर एजेंडे के तहत इस्लाम को ग्लोरीफाई करने की कोशिश की जा रही है और हिंदुओं को कास्ट और गंदी गंदे तमाम जो चीज़ें, जो पाखंड है, उसको ऐसे दर्शाया जा रहा है कि देखो हिंदू धर्म में कितनी खराबियां हैं। उसी एजेंडे के तहत देश जागृत हुआ है और लोगों ने कंप्लेन करना शुरू कर दी है। एक घटिया सा 2 कौड़ी का प्रोग्राम आता है बिग बॉस। उस प्रोग्राम के अंदर किसी एजेंडे के तहत ब्राह्मण लड़कियों को दिखाया गया है और कश्मीर के मुसलमान लड़कों को एक ऐसी अवस्था में दिखाया गया है जो सार्वजनिक तौर पे आप उस प्रोग्राम में देख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कह सकता। एक एजेंडे के तहत यह किया जा रहा है ताकि इस देश के सनातन संस्कृति की भोली भाली लड़कियों को पहले बॉलीवुड के नाम पर खेल किया गया और अब ये बिग बॉस नाम के टाइप के प्रोग्राम जो चलते हैं बाजारू, उसके तहत किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि कोई प्रोग्राम आपकी संस्कृति को कमजोर कर देगा, लेकिन इस पे आपका रिएक्शन आना चाहिए।